हेलो एवरीवन, मेरा नाम विजय श्याम है। मैं सरस्वती आईएएस में लंबे समय से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा रहा हूँ। इस बार कोविड के कारण आपको पुनः मैं फिर से एक बार ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कुछ कक्षाएं मैं आपको लैपटॉप से पढ़ाऊँगा, उसके बाद मैं जो है व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाऊँगा। तो ये हमारी पहली क्लास है नेट जेआरएफ के बच्चों के लिए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम होने वाला है। नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम होने वाला है और उस एग्ज़ाम में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका महत्वपूर्ण है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की भूमिका कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे प्रश्न पत्र में, द्वितीय प्रश्न पत्र में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अब लगभग 10 प्रश्न आते हैं। 10 क्वेश्चंस आते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से। और ये प्रश्न जो है इसलिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि जो है कि ये बहुत ही फिक्स एरिया से आते हैं। और जो बच्चा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ के जाता है, इस टॉपिक को इनके टॉपिक को पढ़ के जाता है, वो 10 में से 8 या 9 प्रश्न करता है। 10 में से 8 या 9 प्रश्न करता है। जो नहीं पढ़ के जाता है वो 2 या 3 या 1 2 3 प्रश्न कर कर पाता है। क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया नहीं गया होता है, या अगर पढ़ाया गया होता भी है तो बहुत ही हल्के फुल्के ढंग से पढ़ाया गया होता है। और यूपीएससी में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक अलग सब्जेक्ट है, तो इसलिए जो है यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को इग्नोर मत कीजिए। बहुत सारे बच्चे जो है इस पे फोकस करके, जिनको जेआरएफ निकालना है वो ज़रूर फोकस करे, जिनको जल्दी से जल्दी निकालना है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपको पढ़ाया जाएगा लगभग 10 से 12 घंटे में, ये ख़त्म हो जाएगा 5-7 क्लास में। ऑनलाइन का कक्षाएँ जो है थोड़ी सी शार्ट होती हैं, क्योंकि तो अब हम देखते हैं कि हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस क्या है और कैसे कैसे हम पढ़ेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यूनिट 9 पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो है सेक्शन है, जिसमें जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मीनिंग एंड एवोल्यूशन सिलेबस में, अर्थात इसका जो अर्थ क्या होगा, इसका विकास कैसे हुआ। पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन ये हो गया। दूसरा है अप्रोचेज है। अप्रोचेज में क्या क्या है, सिस्टम थ्योरी है, डिसीजन मेकिंग, इकोलॉजिकल अप्रोच। इस टॉपिक में लिमिटेड फैक्ट हैं। इसका मेन सबसे ज़्यादा फैक्ट आपको मिलेगा विकास में, एवोल्यूशन में। उसके बाद कुछ फैक्ट आपको मिलेंगे सिस्टम थ्योरी, डिसीजन मेकिंग और इकोलॉजिकल अप्रोच में। और इस पूरे जो है सिलेबस में, फर्स्ट यूनिट में, पूरे सिलेबस में ही बहुत ही फिक्स एरिया है। ज़्यादा डेप्थ में कभी प्रश्न नहीं पूछता है, बेसिक बेसिक प्रश्न पूछता है। कभी कभी तो एकदम से ऊपर से सवाल पूछ देता है, सिस्टम थ्योरी किसने दिया, डिसीजन मेकिंग थ्योरी किसने दिया, डिसीजन मेकिंग के अंदर कुछ जाके पूछ देता है, जो आपको पढ़ाया जाएगा। दोस्तों, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी, इसका दूसरा यूनिट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन थ्योरी एंड कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट में है साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है, रेशनल चॉइस थ्योरी है, न्यू एनपीए है, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। उसके बाद कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, चेंजिंग नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इरा ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये हमारा सिलेबस है। ये सिलेबस आपको भारी भरकम लग रहा है, पॉलिटिकल साइंस की तरह सिलेबस नहीं है। मैनेजमेंट थ्योरी, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी में बहुत ही फिक्स्ड एरिया है, जो बच्चा रट लेगा उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। रेशनल चॉइस थ्योरी भी लिमिटेड है। न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ फैक्ट हैं जिसको हम पढ़ेंगे। मैरनी हैं, डवाल्डो हैं, कई लोग हैं, मिनी ब्रुक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये हमारा हमारा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस है। आगे है थ्योरी एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें कुछ बेसिक बेसिक प्रिंसिपल हैं, उसको देखेंगे। साइंटिफिक मैनेजमेंट है, थ्योरी साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी है, ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी। ये सब जो है बेसिक बेसिक थ्योरी है, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे सिलेबस का जो है नया जुड़ा हुआ टॉपिक है, जिसमें थ्योरी ऑफ लीडरशिप एंड मोटिवेशन, ये मुख्यतः मनोविज्ञान से है, मनोविज्ञान से मिलता जुलता टॉपिक है, इसको हम पढ़ेंगे। मैस्लो का सिद्धांत कई लोगों का इसमें है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन थ्योरी। ये जो है कम्युनिकेशन कैसे होता है, अपवार्ड डाउनवार्ड कम्युनिकेशन, बहुत सारे टाइप्स हैं, इसको हम देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है
मैनेजिंग कॉन्फ्लिक्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, ये बहुत ही छोटा, मैरी पार्कर फॉलेट ने 4-5 तरीके बताए हैं कि कैसे किसी संगठन में विवादों को सुलझाया जाएगा। और नेक्स्ट एक और जुड़ गया है, मैनेजमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, पीटर ड्रकर। तो कहने का मतलब ये जो 5, 7, 8 टॉपिक हैं, ये इसको हम जो है 12 से 16 घंटों में ख़त्म कर देंगे। एक हफ्ते में इसको हम ख़त्म कर देंगे, और जो ख़त्म कर देंगे और आपको पढ़ाएंगे, और पढ़ाने के बाद 10 प्रश्न अगर आएगा तो आप जो है 8-9 प्रश्न करने की कंडीशन में किसी भी हाल में रहेंगे, इतना विश्वास कीजिए। चूँकि जो है ये फिक्स एरिया है, मेरा कई बार पढ़ाया हुआ है और मुझे आइडिया है कि प्रश्न कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, क्या आते हैं। इसलिए आप इसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाने का प्रयास मत कीजिएगा, बेसिक चीज़ों को आप प्रिपेयर कीजिए और 8 से 9 प्रश्न कीजिए, आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। जो बच्चा नहीं पढ़ के जाता है या सोचता है कि छोटा है इसको छोड़ देंगे, उसके लिए 7-8 प्रश्न, 5-7 प्रश्न का नुकसान होता है। तो सिलेबस रहा, और सिलेबस के बाद अब हम जो है आते हैं अपने विषय पर। दोस्तों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा अप्रोच क्या होगा आपको पढ़ाने के लिए। डिटेल डिस्कस तो हम करेंगे ही, डिटेल डिस्कस करने के बाद पूरे टॉपिक पे, उसके बाद हम आएंगे जो है, उसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन आंसर पे। प्रत्येक टॉपिक या प्रत्येक सेक्शन खत्म होने के बाद क्वेश्चन आंसर आपको हम करवाएंगे। जितने सारे प्रश्न आ चुके हैं उन सब क्वेश्चंस को हम आपको पब्लिक एड से रिलेटेड करवाएंगे। ये अभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए है। दोस्तों मेरा टारगेट तो ये है कि राजेश सर की पूरी बुक को मैं ब्रीफ करके वीडियो के रूप में उपलब्ध कराऊं बच्चों को। ये देखता हूं कब तक हो पाता है। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस नीट जेआरएफ के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी ब्रीफ करके या फिर अच्छे से व्याख्या करके आपको बताया जाए। ये दोनों चीज़ें आपकी तैयारी में नेट जेआरएफ के बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो दोस्तों अब हम आते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अध्ययन के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, मीनिंग, आपका पहला सिलेबस था मीनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। आप देख रहे हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ, पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन, लोक और प्रशासन। याद रखिएगा, लोक और प्रशासन। लोक का मतलब जनता, प्रशासन का मतलब उनको जो है उनके लिए व्यवस्थाएं करना, मैनेज करना। तो कहने का मतलब लोक प्रशासन का मतलब यह है जनता से संबंधित मामलों का व्यवस्थापन करना, जनता से संबंधित मामलों का जो है संचालन करना, जनता से संबंधित मामलों की देखभाल करना। सिंपल सा मतलब है। लोक प्रशासन का मतलब जनता से संबंधित मामलों की देखभाल करना है। याद रखिएगा, प्रशासन कई प्रकार के होते हैं, प्रशासन बहुत तरीके से हो सकते हैं, लेकिन लोक प्रशासन डिफरेंट है। लोक प्रशासन में लोक लगा हुआ है, पीपल लगा हुआ है। इसीलिए जो है लोक प्रशासन जनता से संबंधित होता है। लोक प्रशासन केवल इकोनॉमिक नहीं होता है कि लाभ के लिए आप प्रशासन कर रहे हैं या आप किसी फायदे के लिए प्रशासन कर रहे हैं। लोक प्रशासन जनता के हित को महत्वपूर्ण जो है रखता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ऊपर लोक प्रशासन 2 शब्दों से, एड और मिनिस्टेर से मिलकर बना हुआ है। दो पब्लिक एड के शब्द हैं, याद रखिएगा, एड और मिनिस्ट्रेट, इन 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अगर प्रश्न आता है कि लोक प्रशासन किन शब्दों से मिलकर बना हुआ, प्रशासन किन शब्दों से मिलकर बना हुआ, याद रखिएगा, अभी मैं प्रशासन की बात कर रहा हूँ। प्रशासन किन शब्दों से मिलकर बना हुआ है, इसका 2 मीनिंग है, एड और मिनिस्ट्रेट। इसका मतलब होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है सेवा करना, टू सर्व, सेवा करना, या लोगों की देखभाल करना, या लोगों के जो है विषयों को मैनेज करना। ये प्रशासन का मतलब हो गया कि सेवा करना, देखभाल करना, विषयों को मैनेज करना। और इसके बारे में कुछ, प्रशासन के बारे में भी पहले हम थोड़ा जान लेते हैं। प्रशासन के बारे में भी 2-3 विचारकों की परिभाषाएं हमने इसमें दे दिया है। जिसे फिफ्नर और प्रेस्थस ने कहा है कि जो है संगठन मानव और भौतिक संसाधनों का जो है एक निश्चित दिशा में व्यवस्थापन है जो अपनी इच्छा की प्राप्ति की जा सके। याद रखिएगा, फिफ्नर और प्रेस्थस ने कहा है कि प्रशासन जो है मानव और भौतिक संसाधनों का जो है एक निश्चित डायरेक्शन में ऑर्गेनाइजेशन के हित में व्यवस्थापन करना है।
तो फिफ्नर और प्रिस्टस ने कहा है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू एल.डी. व्हाइट कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है क्या है, प्रशासन क्या है, द डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, मतलब ये निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण, बहुत सारे उद्देश्यों के लिए जो है नियंत्रण, समन्वय और निर्देशन का जो है सामूहिक नाम है। याद रखिएगा कि फिफ्नर और प्रिस्टस की परिभाषा में रेड लाइन किया हुआ है ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्स। ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्स को जो है मानवीय और भौतिक संसाधनों को एक निश्चित उद्देश्यों के लिए जो है लिया जाता है। तो याद रखिएगा, इस परिभाषा को याद करने के लिए 3 परिभाषाओं को बहुत ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें रेड कर दिया हूँ कि आपको कीवर्ड्स, परिभाषाओं को में कीवर्ड्स मिल जाए। जैसे ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्स फिफ्नर और प्रिस्टस की परिभाषा में आएगा। एल.डी. व्हाइट की परिभाषा जहाँ रहेगी वहाँ द डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल रहेगा। याद रखिएगा, जहाँ भी एल.डी. व्हाइट की परिभाषा रहेगी द डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल शब्द रहेगा। जहाँ हर्बर्ट साइमन की परिभाषा रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, तो वहाँ रहेगा द एक्टिविटीज ऑफ ग्रुप, मतलब एक समूह की एक्टिविटी है, एक समूह की एक्टिविटी है। तो सिंपल सा तरीका है परिभाषाओं को याद करने का। परिभाषाएं जो है रटी नहीं जाती हैं, परिभाषाएं आप रट के एग्जाम में, खासतौर से ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कुछ फ़ायदा नहीं ले सकते हैं। तो परिभाषाओं को याद करने का तरीका है कि उसमें से कोई एक कीवर्ड्स निकालिए, उस कीवर्ड्स को आप जो है याद कर लीजिए, उस कीवर्ड्स को आप याद कर लीजिए, तो परिभाषाएं याद रहेंगी। तो कुल मिला के एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब है टू सर्व करना। फिफ्नर प्रिस्टस ने ह्यूमन और मटेरियल रिसोर्स के संदर्भ में इसकी व्याख्या की है। एल.डी. व्हाइट ने द डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल कहा है। हर्बर्ट साइमन ने द एक्टिविटीज ऑफ ग्रुप। 3 जो है एडमिनिस्ट्रेशन की चीजें आप याद रखिएगा। उसके बाद अब हम आते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है? प्रशासन के बाद अब एक नया शब्द लग गया है, लोक प्रशासन। लोक प्रशासन, जनता को प्रशासन। मैंने अभी आपको बताया था, मैंने अभी आपको कहा था कि प्रशासन तब विशेष बन जाता है जब जनता को प्रशासित किया जाना होता है। प्रशासन तब विशेष बन जाता है जब जनता को प्रशासित किया जाना होता है, इसे लोक प्रशासन कहते हैं। लोक प्रशासन जो है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये केवल इकोनॉमिक उद्देश्यों के लिए नहीं होता है, ये जो है जनता के हित के लिए होता है, लोगों के हित के लिए होता है। अब जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। इसमें बहुत सारी परिभाषाएं मैंने आप लोगों के लिए लाई है। एक विषय के रूप में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। एक विषय के रूप में अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेंगे तो डिफरेंट पड़ जाएगा, और एक जो है कार्य के रूप में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेंगे, एन एक्शन, तो डिफरेंट पड़ जाएगा। तभी हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की परिभाषाओं को एक विषय के रूप में देखते हैं कि एक विषय के रूप में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। एक बात मैं आपको बता दूं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक नया सब्जेक्ट है। इसका जो है, इसकी शुरुआत 1880-90 के आसपास होती है, 1880-90 के आसपास। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक नया सब्जेक्ट है जिसकी शुरुआत 1880 और 1890 में होती है, जबकि प्रशासन जब से मनुष्य हुआ है तब से विद्यमान है। मनुष्य जब से हुआ है तब से विद्यमान है। आपने इंडियन पॉलिटिकल थिंकर पढ़ा होगा, प्लेटो को पढ़ा होगा, अरस्तु को पढ़ा होगा, सबने प्रशासन की व्याख्या किया है। कौटिल्य ने क्या कहा है? कौटिल्य ने 18 प्रकार के प्रशासन बताए हैं, बहुत सारे तरीके प्रशासन को शासित करने के लिए बहुत सारे विभागाध्यक्षों का उल्लेख किया है। तो कहने का मतलब प्रशासन बहुत ही पुराना है, जबकि जो है लोक प्रशासन एक नया विषय है जो 1880-90 में शुरू हुआ। अब यहाँ हम देखते हैं कि लोक प्रशासन के बारे में मोटा मोटा आप जान गए हैं कि है क्या। अभी परिभाषाओं के संदर्भ में इसकी अकॉर्डिंग टू वुडरो विल्सन 4-5 परिभाषाएं हैं इसमें। वुडरो विल्सन ने क्या कहा है, एल.डी. व्हाइट ने क्या कहा है, लूथर गुलिक ने क्या कहा है, राइट वाल्डो ने क्या कहा है, और डिमॉक ने। ये 5-7 परिभाषाएं मैं लाया हूँ। अगर इन सब परिभाषाओं में एग्जाम में आता है तो आप जो है ऑप्शन कैसे इसको रिटेन करना है, याद करना है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। याद रखिएगा, इन परिभाषाओं को मैं आपको रटा नहीं रहा हूँ, केवल हम याद करने के तरीके बता रहा हूँ कि कैसे याद करके आप एग्जाम में प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि इसको रट के आपको लिखना है, प्रश्नों को सॉल्व करने के तरीके बता रहा हूँ, याद रखिएगा। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की पहली परिभाषा जो है वुडरो विल्सन ने दिया है।
वुडरो विल्सन ने दिया है। इनको जो है फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन का पिता भी कहा जाता है। ये अमेरिका के राष्ट्रपति भी रहे हैं। वुडरो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति भी रहे हैं। इनको फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। इन्होंने जो है कहा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द डिटेल्ड एंड सिस्टमेटिक एप्लीकेशन ऑफ लॉ, मतलब लोक प्रशासन जो है व्यवस्थित रूप से कानून को लागू करने का नाम है। अर्थात कानून को लागू करना लोक प्रशासन है। कानून को लागू करना लोक प्रशासन है। इस परिभाषा को आप याद करेंगे, एक जगह लिख लीजिएगा, वुडरो विल्सन डैश एप्लीकेशन ऑफ लॉ, इतना लिखिएगा, वुडरो विल्सन डैश एप्लीकेशन ऑफ लॉ, याद रखिएगा। वुडरो विल्सन की परिभाषा में एप्लीकेशन ऑफ लॉ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। अब अगला है एल डी वाइट की परिभाषा। एल डी वाइट ने कहा है कि लोक प्रशासन जो है, लोक प्रशासन पब्लिक पॉलिसी को लागू करने तथा उसके उद्देश्यों को पूर्ति करने का नाम है। क्या कहा है? पब्लिक पॉलिसी, मतलब जन नीतियों को लागू करने का नाम है, और जन नीतियों को लागू करने का नाम है और उनकी पूर्ति करने का नाम है। तो इसमें जो है, इस एल डी वाइट को अगर आपको देखना है तो इसको, इसके लिए कीवर्ड्स है द इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी, वुडरो विल्सन का एप्लीकेशन ऑफ लॉ, एल डी वाइट का द इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी, सब याद कर लीजिएगा। एक चीज मैं आपको हिंदी की परिभाषाएं देखना है तो वो भी आपको दिखा दे रहा हूँ। हिंदी की परिभाषाएं भी आप देख लीजिएगा, वो मेरे पास है, अभी दिखा दे रहा हूँ आपको। ये देख लीजिए हिंदी की परिभाषाएं। हिंदी की परिभाषाओं में लोक प्रशासन, देखिए विल्सन के अनुसार, जब सर की बुक में ही है, लोक प्रशासन कानून को व्यापक तथा व्यवस्थित रूप से लागू करने की अभिव्यक्ति है। मैंने आपको एक शब्द बताया था, एप्लीकेशन ऑफ लॉ। एल डी वाइट ने क्या कहा है? एल डी वाइट ने कहा है कि लोक प्रशासन में वे सभी कार्य सम्मिलित हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीति का निर्माण व उसको लागू करना। याद रखिएगा, सार्वजनिक नीति का निर्माण व उसे लागू करना। एप्लीकेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी, सॉरी, इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी। लूथर गुलिक ने कहा है कि लोक प्रशासन एक शासकीय विज्ञान है। क्या है? ये याद रखिएगा, एक शब्द याद कर लीजिएगा, शासकीय विज्ञान। मार्शल ई डिमाक ने कहा है कि लोक प्रशासन कहाँ और कैसे से संबंधित है। याद रखिएगा, मैं बता दे रहा हूं, कानून को लागू करने की अभिव्यक्ति विल्सन ने कहा है, इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एल डी वाइट ने कहा है, एक शासकीय विज्ञान लूथर गुलिक ने कहा है, डिमाक ने कहा है कि लोक प्रशासन कहाँ, व्हाट एंड हाउ से संबंधित है। एक एक शब्द याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, तो एक एक शब्द आपको याद रहेगा तो आपको पूरी परिभाषा कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ लॉ वुडरो विल्सन, द इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एल डी वाइट, लूथर गुलिक द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, राइट वाल्डो एक परिभाषा, यहाँ आर्ट एंड साइंस एक परिभाषा मैंने एक्स्ट्रा इसमें जोड़ दी है। राइट वाल्डो ने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजमेंट के रूप में परिभाषित किया है। डिमाक ने क्या कहा है? व्हाट एंड हाउ। याद रखिएगा, इस परिभाषाओं को याद करने का सबसे यही तरीका, एक जगह नोट डाउन कर लीजिए। वुडरो विल्सन एप्लीकेशन ऑफ लॉ, एल डी वाइट द इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी, लूथर गुलिक द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, राइट वाल्डो द आर्ट एंड साइंस ऑफ मैनेजमेंट। डिमाक ने कहा है कि व्हाट एंड हाउ। एक परिभाषा एक्स्ट्रा मैंने इसमें किया है, निग्रो एंड निग्रो एडमिनिस्ट्रेशन, मैंने कहा है कोऑपरेटिव ग्रुप एफर्ट। तो परिभाषाएं आपको याद हो गई हैं, एग्जाम में क्या क्या काम करना है आपको परिभाषाओं को याद हो गया है, याद हो जाना चाहिए अब तक। अब हम आगे देखते हैं नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये थोड़ा डिफरेंट है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का नेचर क्या है, इसका जो है स्वभाव क्या है, कैसे जो है क्या क्या चीजें इसमें सम्मिलित होती हैं, कैसे काम करता है। नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के दो व्यू हैं, याद रखिएगा, एकीकृत व्यू, इंटीग्रल व्यू, एकीकृत व्यू, इंटीग्रल व्यू आप देख रहे हैं। दूसरा है मैनेजेरियल व्यू, प्रबंधकीय विचार। इंटीग्रल व्यू
एकीकृत दृष्टिकोण, मैनेजरियल व्यू, प्रबंधकीय दृष्टिकोण, दो जो है दृष्टिकोण है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। एकीकृत दृष्टिकोण कहता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सभी कुछ सम्मिलित है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रबंधक भी सम्मिलित हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्लर्क भी सम्मिलित हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में चपरासी भी सम्मिलित हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वे सभी व्यक्ति, सभी संस्थाएं सम्मिलित हैं जो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में प्रयोग की जाती हैं। याद रखिएगा, क्लर्क से लेकर बड़े बड़े प्रबंधक तक, आप अगर राज्य स्टेट गवर्नमेंट में देखेंगे, सेक्रेटरी से लेकर चपरासी प्यून तक सब जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सम्मिलित है। ये कहता है एकीकृत दृष्टिकोण। एकीकृत दृष्टिकोण को मानने वाले दो लोग हैं, नाम याद कर लीजिएगा, रेड से आपको दिख रहा है, रेड लगा हुआ है, हेनरी फेयोल और एल.डी. व्हाइट। हेनरी फेयोल और एल.डी. व्हाइट दो लोग जो है एकीकृत दृष्टिकोण को मानते हैं। हेनरी फेयोल और एल.डी. व्हाइट, ये प्रश्न पूछा गया, यही प्रश्न पूछा गया है। एल.डी. व्हाइट ने कहा है कि एल.डी. व्हाइट फिर वही बात यहाँ घुमा के वो कह रहे हैं कि फुलफिलमेंट आर द इन्फोर्समेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी। पब्लिक पॉलिसी को फुलफिलमेंट करने के लिए, पूर्ति करने के लिए और लागू करने के लिए जो भी संस्थाएं, संगठन काम करते हैं, सब जो है पब्लिक एड में आते हैं। ठीक, याद रखिएगा। दूसरा दृष्टिकोण है प्रबंधकीय दृष्टिकोण। प्रबंधकीय दृष्टिकोण कहता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में केवल प्रबंधक सम्मिलित होते हैं। पब्लिक लोक प्रशासन में केवल प्रबंधक सम्मिलित होते हैं। लोक प्रशासन में केवल प्रबंधक सम्मिलित होते हैं, अर्थात लोक प्रशासन में केवल जो है, अगर हम एग्जाम्पल में देखेंगे कि लोक प्रशासन में केवल जो है भारत सरकार के संदर्भ में देखेंगे तो केवल सचिव आएंगे, जो सचिव जो डिसीजन मेकिंग करते हैं, डिसीजन के में भूमिका अदा करते हैं या कानूनों को लागू करने के लिए व्यवस्थापन करते हैं। तो याद रखिएगा, इंटीग्रल व्यू और एकीकृत दृष्टिकोण और प्रबंधकीय दृष्टिकोण। एकीकृत दृष्टिकोण को मानने वाले हेनरी फेयोल और एल.डी. व्हाइट हैं, और जो है प्रबंधकीय दृष्टिकोण को मानने वाले हैं लूथर गुलिक, हर्बर्ट साइमन, स्मिथवर्ग, थॉमसन। याद रखिए, नाम याद रखिएगा और कुछ नहीं, वैसे तो आपको याद रहेगा। एकीकृत व्यू में सभी आता है, मैनेजरियल व्यू में केवल मैनेजरियल व्यू में केवल प्रबंधक आते हैं। तो ये चीजें आपको याद रहेगा। स्कोप, दूसरा पॉइंट में आपको नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपको समझ में आ गया, इंटीग्रल व्यू और मैनेजरियल व्यू। वो आपको मैं थोड़ा सा जो है दिखा दे रहा हूँ सर की बुक में क्या कैसे कहा गया, क्योंकि बुक आप पढ़े होंगे तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बुक की बातें आपको समझ में आती रहे, बुक की बातें आपको समझ में आती रहे। लोक प्रशासन की प्रकृति के संदर्भ में इसमें भी एकीकृत दृष्टिकोण और प्रबंधकीय दृष्टिकोण कहा गया है। एकीकृत दृष्टिकोण में कहा गया है कि सभी सम्मिलित हैं, इसके समर्थक एल.डी. व्हाइट, डिमाक एंड डिमाक है। प्रबंधकीय दृष्टिकोण में कहा गया केवल उच्च श्रेणी के प्रबंधक सम्मिलित हैं, इसमें लूथर गुलिक और कई लोग चीजें हैं। याद रखिएगा, सर की किताब में एक लाइन में कहा गया। ठीक है, एक चीज और इसमें सर की किताब में कहा गया है कि लोक प्रशासन किस अंगों से संबंधित है। कुछ विचारक मानते हैं कि लोक प्रशासन सरकार के तीनों अंगों से संबंधित है, अर्थात कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, जबकि कुछ विचारक मानते हैं कि लोक प्रशासन केवल कार्यपालिका से संबंधित है। जो मानते हैं कि लोक प्रशासन जो है सभी अंगों से, तीनों अंगों से संबंधित है, उनमें वुडरो विल्सन, एल.डी. व्हाइट, मार्शल, डिमाक, फिफनर है। जो यह कहते हैं कि लोक प्रशासन केवल जो है केवल कार्यपालिका से संबंधित है, इसको मानने वाले लूथर गुलिक और हेनरी फेयोल है। अब हम आगे देखते हैं, स्कोप के बाद जो है, अब सॉरी, स्कोप ऑफ पब्लिक, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का जो है स्कोप क्या है। एक विषय के रूप में लोक प्रशासन में हम क्या पढ़ते हैं, क्या क्षेत्र है इसका, क्या पढ़ते हैं, याद रखिएगा। एक विषय के स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए डिसिप्लिन, एक विषय के रूप में लोक प्रशासन का जो है, इस संदर्भ में जो है दो दृष्टिकोण है। इस संदर्भ में लोक प्रशासन के संदर्भ में दो दृष्टिकोण बताए गए हैं, पोस्ट कॉर व्यू और सब्जेक्ट मैटर व्यू। पोस्ट कॉर व्यू और सब्जेक्ट मैटर व्यू, अर्थात जो है जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अध्ययन किया जाता है उसके दो चीजें सम्मिलित की गई। पोस्ट कॉर व्यू मतलब पोस्ट कॉर व्यू कहता है कि केवल टॉप ऑर्डर का मैनेजमेंट लोक प्रशासन में सम्मिलित होगा। याद रखिएगा, पोस्ट कॉर का अभी मीनिंग हम बताएंगे। पोस्ट कॉर कहता है केवल टॉप ऑर्डर का मैनेजमेंट लोक प्रशासन में सम्मिलित है, और लोक प्रशासन जो है प्रक्रियात्मक विषय है। लोक प्रशासन प्रक्रियात्मक विषय है। प्रक्रिया का मतलब एक संगठन कैसे काम कर रहा है, कैसे उसकी संरचना बनी है,
लोक प्रशासन केवल इस पर केंद्रित होता है। जैसे एक बिल्डिंग बनी होती है, उसमें ईंट लगे हैं, सरिया लगे हैं, घर बने हैं और सब कुछ बना हुआ है, काफी ऊंची बिल्डिंग है। लोक प्रशासन केवल बिल्डिंग पर जोर देता है, अर्थात केवल प्रक्रिया पर जोर देता है। अकॉर्डिंग टू पोस्ट कॉर व्यू, याद रखिएगा, पोस्ट कॉर व्यू के अनुसार लोक प्रशासन केवल और केवल प्रक्रिया पर जोर देता है, प्रक्रिया पर या संरचना पर जोर देता है कि कैसे बिल्डिंग बनी है, उसमें क्या क्या लगा है, बस यही मतलब रखता है। दूसरा व्यू द सब्जेक्ट मैटर व्यू। सब्जेक्ट मैटर व्यू, सब्जेक्ट मैटर व्यू याद रखिएगा, सब्जेक्ट मैटर व्यू प्रक्रिया के अलावा उद्देश्यों पर जोर देता है, विषय वस्तु पर जोर देता है। जैसे बिल्डिंग कैसे बनी है तो इम्पोर्टेंट है ही, कितनी ऊंची है ये भी इम्पोर्टेंट है, कैसे बनी है, कितनी ऊंची है, ये बता रहा है पोस्ट कॉर व्यू। अब बिल्डिंग किस उद्देश्य से बनी है, बिल्डिंग का क्या काम है, जब हम इसका अध्ययन करने लगते हैं तो हम सब्जेक्ट मैटर व्यू में आ जाते हैं। सब्जेक्ट मैटर व्यू जो है विषय वस्तु दृष्टिकोण, विषय वस्तु दृष्टिकोण यह बताता है कि हम किसी संगठन, यह बताता है कि किसी संगठन का उद्देश्य क्या है, किसी संगठन को क्यों बनाया गया है, किसी संगठन को क्यों बनाया गया है। जैसे पुलिस, पुलिस के संगठन को, अगर पुलिस को के पुलिस एज ए संगठन, एज ए ऑर्गेनाइजेशन अगर अध्ययन करना होगा तो पोस्ट कॉर व्यू उसकी संरचना पर अध्ययन करेगा। डीआईजी होता है, आईजी होता है, पुलिस महानिदेशक होता है, एसपी होता है, डिप्टी एसपी होता है, उनमें संबंध कैसे होते हैं, कितनी प्रक्रियाएं होती हैं, किन प्रक्रियाओं का पालन किया जाता है, ये इसका अध्ययन पोस्ट कॉर में किया जाता है। लेकिन जब यही पुलिस संगठन का अध्ययन हम सब्जेक्ट मैटर व्यू से करेंगे तो हम देखेंगे कि उसका उद्देश्य क्या है, उसके उद्देश्य में कितना अपने उद्देश्य में पुलिस कितना सफल हो रही है, कितना असफल हो रही है, ये चीजें हैं। याद रखिएगा, पोस्ट कॉर व्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के संदर्भ में इसके समर्थन करने वाले हैं हेनरी फेयोल, उर्बिक, लूथर गुलिक। याद रखिएगा, हेनरी फेयोल, उर्बिक, लूथर गुलिक, क्वीन, ये सब इनके सपोर्ट करने वाले हैं। तो इसमें जो है हेनरी फेयोल और लूथर गुलिक, उर्बिक का नाम सबसे इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट पोस्ट कॉर व्यू के दो पार्ट हैं, मतलब आप देख रहे होंगे पोस्ट कॉर व्यू के दो पार्ट हैं। एक जो है, एक है पीओसीसी, पीओसीसी जिसको प्रतिपादन हेनरी फेयोल करते हैं। याद रखिएगा, पीओसीसी जिसका प्रतिपादन हेनरी फेयोल करते हैं, पीओसीसी जिसका प्रतिपादन हेनरी फेयोल करते हैं। पीओसीसी का मतलब है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कमांड, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। आगे चल के हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, जब संगठन के सिद्धांत पढ़ने लगेंगे तो पीसीसी बड़ी व्यापकता से पढ़ाया जाएगा। फिलहाल अभी आप यही जान लीजिए कि पीओसीसी जो पोस्ट कॉर व्यू का को समर्थन देता है, इसके देने वाले हेनरी फेयोल है। नेक्स्ट है पोस्ट कॉर। पोस्ट कॉर का प्रतिपादन लूथर गुलिक ने किया है। बहुत ही पब्लिक एड का, बहुत ही, एक बच्चा अगर पब्लिक एड पढ़ता है होगा तो भी जो है वो पोस्ट कॉर्ब को जानता होगा। अगर पब्लिक एड जरा सा भी कोई पढ़ेगा तो पोस्ट कॉर्ब को जान जाएगा। पोस्ट कॉर्ब का प्रतिपादन जो है लूथर गुलिक ने किया है। पोस्ट कॉर्ब इसमें एक शब्द मिस हो गया है, डी मिसिंग है, तो पोस्ट कॉर्ब, इसके जो है सभी अक्षरों के मीनिंग है। पी से प्लानिंग है, पी से प्लानिंग का मतलब है कि आप जो है कोई काम करने जाते हैं तो सबसे पहले प्लानिंग करते हैं। आपके दिमाग में कोई विषय वस्तु चीज आती है, आज से आपको जो है आईएएस तैयारी करना है तो उसको प्लानिंग आप कोचिंग करेंगे, कहाँ कैसे करेंगे। तो कहने का मतलब सबसे पहले आपके मस्तिष्क में विचार आता है, उस विचार से आप प्लानिंग करते हैं। दूसरा है, फिर प्लानिंग के बाद अगर आपको मान लीजिए प्लानिंग ये आया कि आपको एक दिमाग विचार आया कि आपको कोचिंग खोलना है, ये प्लानिंग आपने आया कि कोचिंग खोलना है तो आपने दिमाग में बना लिया कोचिंग खोलेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। फिर कोचिंग खोलने के लिए फिर दूसरा पार्ट क्या, ऑर्गेनाइजेशन बनाना होगा। ऑर्गेनाइजेशन, पीओ, दूसरा क्या काम होगा, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में दो पार्ट होते हैं, एक जो है ह्यूमन, मानव, दूसरा जो है भौतिक। भौतिक में बिल्डिंग खड़ा करेंगे। उसके बाद फिर अगला आ जाता है स्टॉपिंग। स्टॉपिंग में फिर आप जो है उस बिल्डिंग में जो आदमियों को लाएंगे, रिक्रूटमेंट करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, ये सब काम करेंगे। फिर जो है पीओएस और डी आता है। अब संगठन को आगे चलाने के लिए आपको डायरेक्टिंग करना पड़ेगा, समय समय पर आदेश देना पड़ेगा कि कौन सी क्लास लगेगी, कौन सी क्लास नहीं लगेगी।
कौन टीचर पढ़ाने आएगा, कौन टीचर पढ़ाने नहीं आएगा। देन इसका अगला शब्द है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन जिसमें जो है विभिन्न संगठन के विभिन्न विभागों में समन्वय की स्थापना की जाती है। संगठन के विभिन्न विभागों में समन्वय की स्थापना की जाती है। देन पोस्ट कार्ब का अगला शब्द आर है जिसमें रिपोर्टिंग। अब सब विभाग कैसे काम कर रहे हैं, संगठन कैसे काम कर रहा है, इसको जो है रिपोर्ट किया जाएगा, कोई मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट जो है इसका बी है बजटिंग। प्रत्येक संगठन अपना जो है अकाउंटिंग करता है, फिजिकल प्लानिंग करता है, कंट्रोल करता है, काउंट करता है। अर्थात प्रत्येक संगठन के पास कितना पैसा है, कितना जो है कहाँ खर्च करेगा, कैसे नहीं खर्च करेगा, कितना सैलरी देगा, सबको प्लानिंग करता है। तो याद रखिएगा कि पोस्ट कार्ब जो है केवल और केवल संगठन की प्रक्रियाओं को बता रहा है, संगठन की प्रक्रियाओं को, कि हम प्लानिंग करेंगे, उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, फिर लोगों को भर्ती करेंगे, फिर उसको जो है डायरेक्शन देंगे, फिर कोऑर्डिनेशन करेंगे, फिर जो है रिपोर्टिंग, फिर बजटिंग। ये चीज़ें केवल बता रहा है उसकी प्रक्रियाओं को। ये कहीं इसमें उल्लेख नहीं किया गया है कि संगठन को क्यों बनाया गया है, किस लिए बनाया गया है, संगठन का महत्व कितना है। याद रखना है आपको, एक संगठन जो स्वास्थ्य के लिए काम करता है, एक संगठन जो किसी और काम के लिए काम करता है, इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है। जो संगठन स्वास्थ्य के लिए काम करता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लोगों का स्वास्थ्य सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे यहाँ पे थोड़ा सा ये अंतर आ जा रहा है कि जो पोस्ट कार्ब व्यू है कंप्लीट नहीं है, केवल प्रक्रियाओं को बताता है और सब कुछ नहीं, और जो है डिटेल्ड विषय वस्तु की व्याख्या नहीं करता। इसका पोस्ट कार्ब दृष्टिकोण का क्रिटिसिज्म भी किया गया है। पोस्ट कार्ब व्यू का जो है सबसे बड़े क्रिटिक्स, सबसे बड़े आलोचक हैं लेविस मैरियम। सबसे बड़े, याद रखिएगा, पोस्ट कार्ब व्यू के सबसे बड़े आलोचक लेविस मैरियम है। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। पोस्ट कार्ब दृष्टिकोण के सबसे बड़े आलोचक लेविस मैरियम है। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। अब इसकी आलोचना किन संदर्भों में की जा रही है कि पहली बात तो पोस्ट कार्ब व्यू जो है कॉमन प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट, एक जो है सामान्य मैनेजमेंट की एक सामान्य समस्या को बताता है। एक सामान्य समस्या को बताता है कि उसकी प्रक्रियाओं में क्या दोष है, और विषय वस्तु के संदर्भ में कोई मतलब नहीं उससे। दूसरा जो है, दूसरी आलोचना इसकी की जा रही है, इसमें कहा गया है पोस्ट का ये जो है ओवरलुक करता है द डिफरेंट एजेंसी आर फेस द डिफरेंट। कहने का मतलब है कि पोस्ट, आप देखिए जब प्रशासन में आप जाएंगे या प्रशासन में जो काम होते हैं उसमें एक संगठन, एक विभाग और दूसरे विभाग की समस्याओं में अंतर होता है। जैसे कि पुलिस विभाग की क्या समस्याएं हैं और स्वास्थ्य विभाग की क्या समस्याएं हैं, इसमें जमीन और आसमान का अंतर होता है। जबकि पोस्ट कार्ब व्यू दोनों को, पुलिस विभाग को और स्वास्थ्य विभाग को एक ही तराजू में तौल रहा है। तो जो है इसके आलोचक कहते हैं कि ये सही नहीं है। पोस्ट कार्ब व्यू सभी संगठनों को एक दृष्टिकोण से देखता है, जबकि सभी संगठनों, अलग अलग संगठनों की अलग अलग समस्याएं होती हैं, अलग अलग चरित्र होता है। सेना का संगठन अलग होगा, उसके काम करने के तरीके अलग होंगे, उसके उद्देश्य अलग होंगे, उसका जो है प्रशासन अलग होगा। स्वास्थ्य भी इसी तरह, उसका जो संगठन अलग होगा, उसके उद्देश्य अलग होंगे, उसमें सेंसिटिविटी अलग होगा। इसी तरह से पुलिस है। कहने का मतलब पोस्ट कार्ब व्यू ये बात नहीं कहता कि सभी संगठन अलग अलग ट्रीटमेंट्स होने चाहिए। अब आगे हम आते हैं सब्जेक्ट मैटर व्यू। सब्जेक्ट मैटर व्यू पहले भी आपको मैं बता दिया हूं कि इसमें इसके मानने वाले लेविस मैरियम और E.M. व्हाइट है। याद रखिएगा, सब्जेक्ट मैटर व्यू प्रक्रिया, संगठन की प्रक्रिया और संरचना के अलावा संगठन के विषय वस्तु को भी महत्व देता है। अर्थात संगठन क्यों बनाया गया है, संगठन क्यों बनाया गया है यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। संगठन शिक्षा के लिए बनाया गया है, लॉ एंड ऑर्डर के लिए बनाया गया है, डिफेंस के लिए बनाया गया है, पब्लिक हेल्थ के लिए बनाया गया है, एग्रीकल्चर के लिए बनाया गया है, जस्टिस के लिए बनाया गया है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि जो है पोस्ट कार्ब उसके संगठन और जो है ऊपर की चीज़ें। तो विषय वस्तु याद रखिएगा, विषय वस्तु टेक्निक से ही कहता है कि विषय वस्तु, किसी भी संगठन का विषय वस्तु इंपॉर्टेंट है, और जो है प्रक्रिया तो है ही, प्रक्रिया के अलावा विषय। याद रखिएगा, सब्जेक्ट मैटर व्यू जो है पोस्ट कार्ब व्यू को नकारता नहीं है। सब्जेक्ट मैटर व्यू पोस्ट कार्ब व्यू को नकारता नहीं है। याद रखिएगा, जो विषय वस्तु दृष्टिकोण है वो कहता है कि विषय वस्तु इंपॉर्टेंट है, साथ ही जो है प्रक्रियात्मक चीजें जो पोस्ट कार्ब व्यू में कहा गया है वो भी इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा, इसके मानने वाले लेविस मैरियम और E.M. व्हाइट हैं, दो लोगों का नाम, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। लेविस मैरियम का एक बहुत महत्वपूर्ण कोटेशन है, याद रखिएगा,
जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो है दो कैंचियों की तरह दो उसकी धारियां होती हैं, कैंचियों की तरह दो धारियां होती हैं, पेयर ऑफ सिसर्स है, दो ब्लेड होते हैं। एक जो है पोस्टकॉर्ड व्यू को मानता है, दूसरा जो है विषय वस्तु दृष्टिकोण को, सब्जेक्ट मैटर व्यू को देखता है, याद रखिएगा ये कहता है। तो इस तरह से जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में दो दृष्टिकोण है, याद रखिएगा, अब याद रहेगा आपको। हम आगे चलते हैं, अब आगे हम देखते हैं इंपॉर्टेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो इंपॉर्टेंस है तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आप लोग डेली के जो है लाइफ में देखते हैं। ये जो है पब्लिक सर्विसेज की डिलीवरी करता है, पब्लिक सर्विसेज की डिलीवरी का एकमात्र साधन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, याद रखिएगा। और ये सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विकासशील देशों में, याद रखिएगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विकासशील देशों में सामाजिक आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देता है, सामाजिक आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देता है। जैसे कि आप लोग अब तक देखते हैं कि नीति आयोग है, योजना आयोग है, राष्ट्रीय विकास परिषद है, ये सब क्या करता है, ये सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, जो प्रशासन का एक अंग है। तीसरा है जो है इसका महत्वपूर्ण है कि ये प्रशासन सरकार का जो है विजिबल साइड है, विजिबल साइड आपको प्रशासन को, लोक प्रशासन को हम सरकार के मतलब एक आप दृष्टिगत रूप में देखते हैं। सरकार को जो है, जो सबसे व्यवहारिक पहलू है प्रशासन है, लोगों से कनेक्टेड, जो लोग जिनको प्रशासन के रूप में, सरकार के रूप में समझते हैं, वो क्या है, प्रशासन है। प्रशासन को ही लोग सरकार के रूप में समझते हैं। तो इसका एक इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, उससे प्रश्न आता नहीं है। अब अगले हमारे टॉपिक में है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। इसको हम थोड़ा सा बाद में देखते हैं, पहले देख लेते हैं सिलेबस, एक बार देख लेते हैं। इवोल्यूशन देख लेते हैं, मीनिंग हो गया। अब एवोल्यूशन देख लेते हैं, लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ, लोक प्रशासन का विकास देख लेते हैं, तब जो है पब्लिक और एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दोस्तों, लोक प्रशासन का विकास ये टॉपिक है जिससे सबसे अधिक प्रश्न आते हैं, सबसे अधिक प्रश्न आते हैं कहाँ पे, आपके एग्जाम में। कोई भी साल ऐसा नहीं जाता है जब इस यहाँ से प्रश्न न आए, एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से प्रश्न न आए। तो अब हम देखते हैं कि लोक प्रशासन का विकास कैसे हुआ। तो याद रखिएगा, लोक प्रशासन, मैंने पहले भी कहा है कि लोक प्रशासन को दो ढंग से हम देखते हैं, एक एज ए सब्जेक्ट के रूप में, एज ए विषय, एक विषय के रूप में, दूसरा एक शासन के अंग के रूप में, एक विषय के रूप में और एक शासन के अंग के रूप में। लोक प्रशासन शासन के अंग के रूप में लंबे समय से चला आ रहा है। कौटिल्य, प्लेटो, अरस्तु के जमाने से जो है लोक प्रशासन प्रशासन अब तक चला आ रहा है। लेकिन लोक प्रशासन एक विषय के रूप में एक नया सब्जेक्ट, एक नया जो है चीज है, नई चीज है, नया विषय है, नई डिसिप्लिन है, जिसका जो है उद्भव 1880-90 के दशक में होता है। लोक प्रशासन का विकास 1880-90 से हम माना जाता है। यह कहा जाता है लोक प्रशासन के पिता, लोक प्रशासन के पिता वुडरो विल्सन, वुडरो विल्सन को लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है। वुडरो विल्सन ने 1887 में 1887 में जो है पहली पुस्तक लिखी, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पहली जो है पहला लेख लिखा, आर्टिकल है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें उन्होंने कहा कि लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान से अलग है, लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान से अलग है, इसको राजनीति विज्ञान के पार्ट के रूप में नहीं पढ़ा जाना चाहिए। राजनीति विज्ञान या सरकार का काम है नीतियों को बनाना, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन का काम है नीतियों को लागू करना। ये बात कहा था कौन, लोक प्रशासन के पिता वुडरो विल्सन ने। वुडरो विल्सन ने कहा है कि लोक प्रशासन और राजनीति अलग अलग हैं। लोक प्रशासन का काम जो है नीतियों को लागू करना है, पॉलिटिकल साइंस का काम है नीतियों को बनाना है। याद रखिएगा, शुरुआत कहाँ से होती है, वुडरो विल्सन से, 1887 से। इनके लेख का नाम द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। ये एक नहीं 10वीं बार आ चुका है। द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किसकी पुस्तक है, वुडरो विल्सन को। फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कौन है, वुडरो विल्सन।
वुडरो विल्सन कौन थे? अमेरिका के राष्ट्रपति थे, याद रखिएगा, अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे। वुडरो विल्सन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। अभी प्रश्न उठता है कि क्यों एकाएक लोक प्रशासन के अध्ययन को महत्व दिया जाने लगा और लोक प्रशासन के अध्ययन के बारे में चर्चा की जाने लगी। तो इसमें 2-3 कॉजेज हैं कि लोक प्रशासन का अध्ययन जो है क्यों हुआ। पहला है द साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट, अर्थात FW टेलर ने लगभग उसी समय 1880-90 या 1908-9 तक इस टाइम तक 1910 तक इनकी जो रचनाएं आती हैं, 1880 से लेकर 1910 तक के बीच में इन्होंने जो है बहुत सारे अध्ययन किए, जिसको साइंटिफिक मैनेजमेंट के नाम से कहा जाता है, वैज्ञानिक प्रबंधन के नाम से कहा जाता है। इस अपने अध्ययन में टेलर ने बताया कि मनुष्य के कार्यों का प्रबंधन करके उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जाता है। कार्यों का प्रबंधन करके कार्यों की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। अर्थात हम अच्छे से कार्यों को मैनेजमेंट करेंगे तो आदमी अधिक काम करेंगे और संगठन ज़्यादा बेहतर जो है तरीके से चलेगा। इस विषय के अध्ययन ने यह साबित कर दिया कि प्रशासन का भी अध्ययन होना चाहिए अच्छे से काम करने के लिए। दूसरा जो है कारण इसका रहा इंडस्ट्रियलाइजेशन, औद्योगिकरण के पहले संगठन छोटे छोटे होते थे, सरकारी संगठन होते थे, व्यवसाय पूरा बिखरे हुए थे, लोकलाइज्ड पूरा जो है बिजनेस था, हथकरघा उद्योग था, कारीगर घर घर सामान बनाते थे। लेकिन औद्योगिकरण ने बड़े बड़े संगठनों को जन्म दिया। जब बड़े बड़े संगठनों को जन्म दिया तो उन संगठनों की कार्यप्रणाली का अध्ययन किया जाने लगा, उन संगठनों की एफिशिएंसी बढ़ाए जाने की बात की जाने लगी। तो तब से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन का महत्व बढ़ने लगा। नेक्स्ट है इसका जो है क्यों लोक प्रशासन का उदय हुआ, लोक प्रशासन का अध्ययन को बढ़ावा मिला। द इमरजेंस ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट, याद रखिएगा उसी दौरान जो है 1880-90 के दौरान जो है कल्याणकारी राज्य का उत्थान होता है। उसके बारे में चर्चा तो पहले से ही चली आ रही थी, लेकिन अब जो है राज्य का स्वरूप कल्याणकारी हो गया। याद रखिएगा वेलफेयर स्टेट के पहले राज्य का काम क्या होता था? केवल कानून और व्यवस्था को देखना और बाहरी आक्रमण से राज्य की रक्षा करना। 20वीं सदी के पहले आप देखेंगे तो राज्य बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ते थे और उन लड़ाइयों को जीतते थे, तो वही उनकी जो है सबसे बड़ी उपलब्धि होती थी। ठीक है, लेकिन अब जो है स्टेट वेलफेयर हो गया। वेलफेयर स्टेट का मतलब हो गया कि राज्य लोगों के लिए सेवा प्रदान करने लगा, सेवा प्रदाता राज्य, जिसको जो है मैकाइवर ने सेवा धर्मी स्टेट कहा है, सर्विस प्रोवाइडर राज्य हो गया। जब वेलफेयर स्टेट आ गया तो वेलफेयर स्टेट में जो है काम बढ़ गया। याद रखिएगा वेलफेयर स्टेट में राज्य के काम बढ़ जाते हैं, राज्य के कार्य बढ़ जाते हैं। आर्थिक विकास करना, लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना, लोगों के लिए एजुकेशन उपलब्ध कराना, लोगों के लिए स्वास्थ्य उपलब्ध कराना, ये सब काम राज्य के जब हो गए तो राज्य की जो है कर्मचारी पूरा संगठन राज्य का व्यापक हो गया। जब स्टेट का संगठन व्यापक हो गया तो उसके प्रबंधन का अध्ययन किया जाना आवश्यक हो गया। तो तीसरा कारण ये रहा है। चौथा कारण सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि अमेरिका में उस समय शुरुआत में 19वीं सदी में स्पॉयल सिस्टम प्रचलित था। जो देख रहे हैं ये लिखा गया है। स्पॉयल सिस्टम में होता क्या था? स्पॉयल सिस्टम में सत्ता परिवर्तन के साथ ही नौकरशाही में भी परिवर्तन हो जाता था। स्पॉयल सिस्टम में सत्ता परिवर्तन के साथ ही नौकरशाही में परिवर्तन हो जाता था। अर्थात अगर एक दल चुनावी राजनीति में चुनाव से हार गया तो उसका मंत्रिमंडल जाएगा ही, साथ में सारी जो है प्रशासन के लोग भी चले जाएंगे। नई सरकार सारे प्रशासन के लोगों को हटा देती थी, अपने दल के लोगों को प्रशासन में बैठाती थी। तो ये सिस्टम बड़ा घातक था। ये घातक था। नए लोग आते थे, अपने एक पूरे जो है प्रशासकीय पदों को प्रसाद के रूप में बांटते थे। जो चुनाव में उनका साथ देता था उनको पद देते थे। अर्थात यहाँ पे योग्यता का कोई महत्व नहीं था, पब्लिक सर्विस का कोई महत्व नहीं था।
तो स्पाल सिस्टम के कारण कहा गया कि लोक प्रशासन को अस्थायी किया जाना चाहिए, प्रशासन का अध्ययन किया जाना चाहिए। तो जो है लोक प्रशासन के उदय के 4-5 कारण मैंने आपको बता दिए, याद रखिएगा। द साइंटिफिक मैनेजमेंट मूवमेंट, प्रबंध की क्रांति, औद्योगिकरण, कल्याणकारी राज्य का उत्थान और स्पॉइल सिस्टम, ये 4 कारण रहे लोक प्रशासन के उदय के। अब हम देखते हैं कि लोक प्रशासन का अभ्युदय होता है। इसके जो है विकास को निकोलस हेनरी ने 6 चरणों में बांटा है। लोक प्रशासन के विकास को निकोलस हेनरी ने 6 चरणों में विभाजित किया है। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, फर्स्ट स्टेज है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिक्टोमी। पहले स्टेज को कहते हैं कि लोक प्रशासन राजनीति में अलगाव, लोक प्रशासन और राजनीति में अलगाव पहला स्टेज है, जो 1887 से 1926 तक चला। दूसरा स्टेज है प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन में सिद्धांतों का निर्माण। याद रखिएगा, दूसरा चरण सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें कहा जाता है कि लोक प्रशासन में सिद्धांतों का निर्माण होता है। लोक प्रशासन में सिद्धांतों का निर्माण होता है। दूसरे चरण को जो है गोल्डन एज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, गोल्डन एज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहा जाता है। थर्ड स्टेज है एरा ऑफ चैलेंजेज, जो 1938 से 1948। फोर्थ स्टेज है क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी, पहचान का संकट। चौथा चरण क्या है? पहचान का संकट, जो 1948 से 1970 तक है। पांचवा चरण है पब्लिक पॉलिसी प्रोस्पेक्टिव, अर्थात लोक नीतियों को लागू करना, लोक नीतियों का महत्व। ये 1971 से 1991 तक है। ये स्टेज है, 5-6 स्टेज हैं। 6 स्टेज में कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। सिक्वेंसिंग को दे देता है कि इसको कंटिन्यू मिलाइए, कौन सा स्टेज कब रहा है, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न किसी भी स्टेज का कार्यकाल पूछ लेता है कि प्रिंसिपल ऑफ सिद्धांतों के निर्माण का काल कब रहा, चुनौतियों का काल कब रहा, पहचान का काल कब रहा। तो कहने का मतलब 5 स्टेज आपको रटने पड़ेंगे, या अभी मैं बताऊंगा तो आपको याद हो जाएंगे। 5 स्टेज आपको रटने पड़ेंगे, अभी मैं बताऊंगा तो आपको याद हो जाएंगे। दोस्तों अब हम आगे देखते हैं फर्स्ट स्टेज के बारे में। फर्स्ट स्टेज के बारे में देखते हैं। फर्स्ट स्टेज को क्या कहा गया है, याद रखिएगा, राजनीति प्रशासन का अलगाव। राजनीति प्रशासन का अलगाव, याद रखिएगा। 1887 से पहले लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान का एक अंग था। लोक प्रशासन राजनीति विज्ञान का एक अंग था। राजनीतिक विज्ञानी ही लोक प्रशासन का अध्ययन करते हैं। जैसे कि आप अगर प्रिंस मैकियावेली की पुस्तक प्रिंस को पढ़ेंगे तो प्रशासन के बारे में विस्तृत विश्लेषण है, व्यापक विश्लेषण है, प्रशासन पर लिखी गई पुस्तक माना जाता है। कौटिल्य की अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो भी प्रशासन पर लिखी गई पुस्तक मानी जाती है। इसके अलावा भी अगर जो है प्लेटो अरस्तु के सिद्धांतों को भी देखेंगे तो उसमें भी जो है प्रशासन एक महत्वपूर्ण बिंदु रहा है। तो कहने का मतलब है कि 1887 के पहले तक लोक प्रशासन और राजनीति एकदम एक ही थे, एक ही ढंग से उसका अध्ययन किया जाता था। अलग लोक प्रशासन कोई अलग डिसिप्लिन नहीं था। लेकिन 1887 में सबसे पहले वुडरो विल्सन ने कहा कि प्रशासन अलग है, राजनीति अलग है। प्रशासन का काम जो जनता की प्रशासन का काम है नीतियों को लागू करना, राजनीति का काम है नीतियों को जो है बनाना। तो याद रखिएगा, लोक प्रशासन का उदय सबसे पहले होता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। 1887 में कहा जाता है कि लोक प्रशासन और राजनीति अलग हैं। इसको कहने वाले विचारक वुडरो विल्सन हैं, जो लोक प्रशासन के पिता भी हैं। याद रखिए कुछ चीजें और यहाँ पे है, इंपॉर्टेंट है, जो बता दे रहा हूँ आपको। वुडरो विल्सन जो है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के टीचर थे। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है। वुडरो विल्सन जो है ये है पॉलिटिकल साइंस के जो है प्रोफेसर थे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में, और जो है उन्होंने ही सबसे पहले दोनों विषयों के अलगाव की बात की कि दोनों विषय अलग हैं और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का भी महत्व है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अध्ययन अलग ढंग से किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि कानून बनाने से, याद रखिएगा दूसरा कोटेशन बता रहा हूं, उनका कहना था कि कानून बनाने से कठिन काम कानूनों को लागू करना है।
कानून बनाने से कठिन काम कानूनों को लागू करना है। कौन करता है? वुडरो विल्सन। वुडरो विल्सन ने भी कहा है कि राजनीति का काम जो है नीतियों का निर्माण करना है, प्रशासन का काम नीतियों का क्रियान्वयन व लागू करना है। फिर आगे विल्सन कहते हैं कि नीतियों को लागू करना अत्यधिक कठिन है अपेक्षाकृत नीतियों के निर्माण करने से। उनका एक दोनों को प्रश्न कोटेशन आए हुए हैं। इट इज गेटिंग टू बी हार्डर टू रन ए कॉन्स्टिट्यूशन देन द, कहने का मतलब एक संविधान को बनाने की अपेक्षा उसको चलाना अधिक कठिन है। एक संविधान को, एक सरकार को बनाने से अपेक्षा चलाना अधिक कठिन है। याद रखिएगा, पॉलिटिकल साइंस लोक प्रशासन की शुरुआत जो है वुडरो विल्सन के द्वारा 1887 में हुई और उनकी पुस्तक का नाम है द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो 1887 में पब्लिश हुई। उन्होंने कहा कि लोक प्रशासन का काम नीतियों को लागू करना है और नीतियों को लागू करना अधिक कठिन काम है। अब इसी चरण के दूसरे विद्वान हैं फ्रैंक जे गुडनाउ। इसी चरण के फर्स्ट स्टेज के दूसरे विचारक हैं फ्रैंक जे गुडनाउ। याद रखिएगा, इनका नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फ्रैंक जे गुडनाउ। इसके पहले विल्सन ने कहा था कि लोक प्रशासन और राजनीति अलग अलग है। राजनीति का काम कानूनों का निर्माण करना है, प्रशासन का काम जो है कानूनों को लागू करना है। संविधान बनाने की अपेक्षा संविधान चलाना कठिन है। ये सब बातें किसने कहा था? वुडरो विल्सन ने। अब इसी वुडरो विल्सन की बातों को जो है विल्सेनियन थ्योरी को जो है फ्रैंक जे गुडनाउ ने आगे बढ़ाया। उनकी पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन। आप देख रहे हैं मोटा मोटा है, पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन उनकी पुस्तक का नाम है और उन्होंने विल्सेनियन थ्योरी को आगे बढ़ाया। फ्रैंक जे गुडनाउ की पुस्तक का नाम आपने देख लिया। और इसका सब एक महत्वपूर्ण तथ्य इनके बारे में और है कि फ्रैंक जे गुडनाउ जो है वो उनको संयुक्त राज्य अमेरिकी लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के लोक प्रशासन का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ यूएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। याद रखिएगा, फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विल्सन है और फादर ऑफ यूएस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कौन है? फ्रैंक जे गुडनाउ है। तो याद रखिएगा, तो इन्होंने विल्सन की थ्योरी को आगे बढ़ाया और कहा कि वो पॉलिसीज को लागू करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉलिसीज को लागू करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन जो डिक्टोमी है, अलगाव है, उसको आगे जारी रखा। अब पुनः इस चरण के तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट जो है विचारक हैं एल.डी. व्हाइट। एल.डी. व्हाइट का नाम खूब परिभाषा हम सुनते हैं। एल.डी. व्हाइट ने ये कहा, एल.डी. व्हाइट ने पॉलिटिकल साइंस की परिभाषा दी। एल.डी. व्हाइट सबसे इंपॉर्टेंट विचारक हैं। एल.डी. व्हाइट ने इसी चरण में, अर्थात जो फर्स्ट राजनीति प्रशासन अलगाव के तीसरे महत्वपूर्ण विचारक हैं। पहले विल्सन है, दूसरे फ्रैंक जे गुडनाउ हैं, तीसरे एल.डी. व्हाइट है। एल.डी. व्हाइट ने अपनी पुस्तक लिखी इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये पुस्तक जो है रट लीजिए, रट क्या लीजिए, हमेशा सारे पुस्तक याद होने चाहिए। इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये पुस्तक इतनी इंपॉर्टेंट है कि इस पुस्तक के आने के बाद, या यूँ कह लीजिए कि उस समय तक ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की सबसे महत्वपूर्ण और एकमात्र पुस्तक थी। और इसी पुस्तक से यह स्टेज अपने चरम पर पहुंच गया। इस पुस्तक में इन्होंने बताया कि दोनों विषय अलग अलग हैं। पॉलिटिकल साइंस अलग है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अलग है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत सारे डायमेंशन हैं, उन डायमेंशन का जो है अध्ययन किया जाना चाहिए। ये चीजें इसमें बताई। पहला स्टेज आप याद रखिएगा, पहला स्टेज है क्या है? राजनीति प्रशासन अलगाव। पहला स्टेज है राजनीति प्रशासन अलगाव। अब हम दूसरे स्टेज पर आते हैं, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सिद्धांतों का निर्माण। अब दूसरा जो है चरण हम अगले वीडियो में जो है अध्ययन करेंगे।